हेलो बच्चों, अपन क्लास 12th के लिए मैथ की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ की क्लासेज में अपन स्टार्टिंग में सबसे पहले अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि ITF। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सिलेबस का बता देता हूँ। सिलेबस में अपने 12th क्लास का सिलेबस जो दे रखा है, सिलेबस में सबसे पहले मैक्सिमम टीचर सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ाते हैं, पर मैं आपको पहले कैलकुलस पढ़ाऊंगा। कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पोर्शन को अपन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें इसका मतलब मार्किंग जो है इसका वेटेज ज्यादा है। बोर्ड में कैलकुलस का ज्यादा वेटेज आता है। कैलकुलस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से। और मैं टॉपिक वाइज आपको बताता रहूंगा कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। जैसे जैसे अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका वेटेज बताता रहूंगा आपको। तो अभी अपन मैं सिलेबस का बता देता हूं आपको। सिलेबस में अपन सबसे पहले जो कैलकुलस अपन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यानी कि डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन, और फिर एप्लीकेशन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के। तो उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपने एक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपना एक टॉपिक दे रखा है, सेकंड टॉपिक। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को मैं पहले पढ़ाऊंगा, पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इनका यूज होता है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दो टॉपिक है। सबसे पहले स्टार्ट करना है तो वो सबसे इजी टॉपिक है, पर अपन वो लास्ट में पढ़ेंगे। पहले अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर आगे का पोर्शन कवर करने के बाद लास्ट में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। पहले मैं सिलेबस का बता रहा हूँ कि कैसे सीक्वेंस वाइज में आप सोल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। सेकंड अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। सेकंड अपन करेंगे डिफरेंशिएशन। पहले ITF करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। थर्ड इसमें डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, AOD। थर्ड अपन इसको कवर करेंगे। फिर फोर्थ नंबर पर अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में दो पार्ट है अपने, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इन दोनों को कवर करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन आते हैं इसमें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको अपन दूसरा नाम भी है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व एक ही बात है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या एरिया अंडर द कर्व। इस टॉपिक को कवर करेंगे अपन। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद में अपना टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक कवर करेंगे। ये पूरा एक तरह से कैलकुलस वाला पोर्शन हो गया। इसमें ITF एक्स्ट्रा है। ITF को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जो कैलकुलस वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसमें एक टॉपिक बचता है कंटिन्यूटी बाद में कराऊंगा। पहले डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद में कंटिन्यूटी कराऊंगा, कंटिन्यूटी का अलग से कराऊंगा। इन सब में अपने ITF का यूज होगा, इसलिए सबसे पहले अपन ITF पढ़ेंगे, उसके बाद में ये पढ़ेंगे। इसके बाद में जो डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होने के बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वेक्टर कवर करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर भी इजी टॉपिक है अपने। फिर पढ़ेंगे अपन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग। और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के बाद में अपन फिर मैट्रिक्स कवर कर लेंगे। फिर अपना क्या पढ़ लेंगे, मैट्रिक्स। फिर अपन पढ़ लेंगे डिटरमिनेंट्स। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन अपने फर्स्ट नंबर पे ही दे रखा है। रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट नंबर पर, जबकि अपन इसको लास्ट में कवर करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। और इसके बाद में अपन पढ़ लेंगे कंटिन्यूटी वैसे डिफरेंशिएशन का पार्ट है। डिफरेंशिएशन में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करके पार्ट दे रखा, पर अपन इसको लास्ट में कवर करेंगे। इस हिसाब से अपन अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। अपने पास अपना जो नेक्स्ट जो दे रखा है, अपना जो सिलेबस, अपना जो एग्जाम है CBSE बोर्ड का, तो CBSE बोर्ड का अपना एग्जाम है 12th
सीबीएसई का अपना एग्जाम है 9 मार्च को, 9 मार्च अपने दे रखा है 2026 को अपना पेपर है, 9 मार्च को अपना पेपर है। तो 9 मार्च से पहले पहले अपन इस पूरे सिलेबस को कवर कराएंगे, बिल्कुल पर्सनल जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे अपन पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, एक एक चीज एक एक क्वेश्चन पर्सनल अपन सॉल्व करेंगे। और इसमें अपन क्या क्या कवर करेंगे, तो एक तो अपन एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आरडी शर्मा पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोर्ड में ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, जो सब प्रीवियस ईयर में जैसा क्वेश्चन आता है वैसे के वैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ज्यादा चेंज नहीं होते। बोर्ड में मैक्सिमम ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जैसे प्रीवियस ईयर में आए उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और ज्यादातर जो टॉपिक्स हैं उसमें मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें ज्यादा चेंज होता नहीं है, डाटा चेंज होंगे, 2 की जगह 3 हो जाता है, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा हो जाएगा, इससे ज्यादा चेंज होते नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री ले लो या फिर आप मैट्रिक्स ले लो, मैट्रिक्स में जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, यहाँ क्वेश्चन की जो टाइप आती है वो क्वेश्चन की टाइप में यहाँ पे आपको सोल्व कराऊंगा, वैसे के वैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता इसमें। तो ये चीजें अपन कवर करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा, थ्योरी पोर्शन कराऊंगा इसमें, कि थ्योरी वाला पोर्शन जो दे रखा है थ्योरी पोर्शन करेंगे पहले, फिर उसके बाद में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। 2 टाइप से वीडियो अपलोड करेंगे अपन यूट्यूब पे अपने मैथ बाय कृष्णन सर के नाम से रखेंगे, मैथ बाय कृष्णन सर, इस नाम से अपना यूट्यूब पे आएगा, मैथ बाय कृष्णन सर के नाम से अपन यूट्यूब पे जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपन वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें एक तो थ्योरी पोर्शन के अलग से होंगे, जिसमें आपसे अलग से आपको थ्योरी का जो पूरा सिलेबस दे रखा है उसको थ्योरी पढ़ना है, फिर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेंगे वो अलग से देखना है, और आपको प्रैक्टिस जो खुद करनी है वो आप एनसीईआरटी या आरडी शर्मा से खुद भी प्रैक्टिस करें। उसमें जो अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, आपको पीपीटी बना के फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो ये पोर्शन आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं आपको बेसिक कराता हूँ इसका, कि आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो आईटीएफ है, आईटीएफ स्टार्ट करेंगे अपन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता देता हूं। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को कैसे आपको पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको बताता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको, वैसे तो आपने 9th और 10th और 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, फिर भी मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कहां से हुई। एक ट्राइंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल अपने को दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। इसके अंदर अपने को यहाँ पे मैंने एक थीटा ले लिया, थीटा की जो फ्रंट साइड है इसको अपन परपेंडिकुलर लेंगे, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। थीटा की फ्रंट साइड को अपने को हमेशा क्या लेना है, थीटा की जो फ्रंट साइड होती है यानी कि सामने वाली साइड है उसको अपन परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर को अपन पी से शो करेंगे, ये हाइपोटेनियस है। और हाइपोटेनियस हमेशा 90 की फ्रंट साइड होती है, 90 डिग्री, ये एंगल, एक एंगल 90 डिग्री होता है, तभी अपन इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, हमेशा ध्यान रखना। राइट एंगल ट्राइंगल उसको तभी बोलोगे जब उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। यहाँ थीटा दे रखा है, थीटा के फ्रंट साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री की फ्रंट साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और नीचे जो दे रखी है इसको अपन बेस बोलेंगे, ये बेस दे रखा है। इसको अपन एक तरह से एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत यहीं से होती है। ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास थीटाज होते हैं, थीटाज कितने होते हैं, 6 थीटाज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारे पास थीटाज दे रखे हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमारे पास थीटाज दे रखे हैं। अब इन थीटाज को कैसे सोल्व करना समझो। साइन थीटा होता है, उसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, आप इसको याद कैसे रखोगे, इसको ऐसे याद रखो, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये एक तरह से फॉर्मूला है, या इसको फॉर्मूला कह सकते हो, इसको ट्रिक कह सकते हो। आपने पढ़ा होगा 11th में या 10th में पढ़ा होगा आपने, इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद रखना आपको। तो यहाँ से अपन अगर साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा में ये जो फर्स्ट वाला है ये अपना पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, है ना। फर्स्ट वाले को अपन साइन थीटा ले लेंगे,
सेकंड वाले को अपन cos थीटा ले लेंगे, दोबारा से लिख रहा हूं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। फर्स्ट वाला है ये साइन थीटा हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। फर्स्ट वाले को हमेशा क्या याद रखना है, साइन थीटा, सेकंड वाले को cos थीटा, थर्ड वाले को tan थीटा। तो फर्स्ट वाले में अपन ने साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, p अपॉन एच, cos थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। tan थीटा लेंगे तो क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बेसिक है। आप बहुत से लोग बच्चे, अब क्या है कि दिसंबर आ गया लगभग, तो बच्चों को लग रहा होगा कि इतना तो पढ़ ही रखा है, 11th में 10th में और 12th में भी पढ़ा ही होगा बच्चों ने, तो इतना तो आता ही होगा। पर फिर भी अपन शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से ही करें, तो जिसको आता है मतलब उसके लिए अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा। और बिल्कुल अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं अपन कि कैसे इसको समझना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो शुरुआत हो रही है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब कॉट थीटा लेंगे, टेन थीटा तो यहाँ से आ गया पी अपॉन बी, साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, और टेन थीटा हो गया पी अपॉन बी हो गया। अब कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पे बी अपॉन पी हो जाता है। ये जो तीन थीटाज है, इन तीनों थीटाज के ये उल्टे हो जाते हैं। कॉट थीटा कितना होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है। फिर सेक थीटा, सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, एच अपॉन बी लिख देंगे। कॉस को क्या लिख देंगे अपन, सेक को क्या लिख देंगे, एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा में आ जाता है एच अपॉन पी, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाता है, ऐसे लिख देते हैं। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 थीटा जो गए ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा, इनके और पार्ट होते हैं, उनको समझो। देखो, जैसे अपन टेन थीटा है, टेन थीटा को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा बताया मैंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ से अपन टेन थीटा निकाल सकते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लिख देंगे पी अपॉन एच, और नीचे लिख देंगे अपन कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन एच। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, टेन थीटा को अपन क्या लिख देंगे, पी अपॉन एच और अपॉन बी अपॉन एच। अब देखो ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास बी अपॉन पी अपॉन बी, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, ये दो अपॉन में आ जाए तो ऐसे ध्यान रखना है कि ए अपॉन बी आ गया और उसके अपॉन में सी अपॉन डी आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है समझो। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। यानी कि जब दो चीजें फ्रैक्शन में हो, यानी कि दो फ्रैक्शन दे दिए और उनका भी फ्रैक्शन दे दिया आपने को, तो इस तरीके से सोल्व करना है कि जो सबसे ऊपर टॉप पे कौन दे रखा है, ए, और सबसे लोअर पे दे रखा है अपने डी, है ना। तो डी ए से मल्टीप्लाई होगा, सी बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये होता है सिंप्लीफाई करने का। इसको भी अपन ऐसा कर सकते हैं, ये हो जाएगा पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी। तो यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा, ये पी अपॉन बी है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल आराम से इसको पूरा सॉल्व करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा एक तरीके से कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो चीजें पर्सनली बच्चों को सिखाई जाती है बैठा के, जो सबसे आसान तरीके से समझ में आता है, उस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, इसके आगे देखो, अगर अपन कॉट थीटा लिखना है अपने को, कॉट थीटा लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे बी अपॉन पी, यानी कि टेन का अपोजिट होता है। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या याद रखो, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो अगर टेन थीटा की वैल्यू है और कॉट थीटा की वैल्यू आपस में चेंज हो जाएगी, यानी कि अपने पास दे रखा है टेन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है पी अपॉन बी। अच्छा, इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, पी अपॉन बी। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में पी अपॉन बी। 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, पी अपॉन बी। अब ये 1 अपॉन है तो ये बी ऊपर चल जाएगा, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। तो इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं, और यही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है बी अपॉन पी, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, और कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कॉट थीटा को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
कॉट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसको अपन ऐसे सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन एच और साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पी अपॉन एच। तो यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा तो भी ये अपने पास बी अपॉन पी आ जाएगा। तो इस तरीके से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, बी अपॉन पी। तो कॉट थीटा ऐसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली याद रखना आपको बी अपॉन पी होगा, यानी कि tan का अपोजिट होता है। यहाँ अपन ऐसे निकाल सकते हैं कॉस अपॉन साइन से, और यहाँ पे tan का अपोजिट होता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली याद रखो। वैसे आप पी बी पी याद रखोगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी यहाँ से याद रखोगे। तो यहाँ से ये तो साइन थीटा है, ये कॉस थीटा, ये tan थीटा है, ठीक है। तीन तो ऐसे याद रखें। ये tan उल्टा होता है कॉट का, कॉस उल्टा होता है सेक का, और कॉसेक उल्टा होता है साइन का। तो इस तरीके से याद रखना। कॉसेक और साइन भी बता देता हूँ, देखो इसको आपको ऐसे याद रखना है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और अगर आप कॉसेक थीटा निकालना चाहो तो कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा को आपको मैंने बता ही रखा है, साइन थीटा होता है अपना पी अपॉन बी, पी अपॉन एच। तो अपन कॉसेक थीटा निकालना चाहें तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन पी अपॉन एच। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एच अपॉन पी। ये हो जाएगा अपने पास कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक थीटा को कैसे निकाल सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा की अपन वैल्यू रख देंगे पी अपॉन एच। तो इस तरीके से अपन कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। सेक थीटा का देखो, अगर अपन कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और अगर आप सेक थीटा निकालना चाहो तो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये अपोजिट हो जाते हैं, इधर कॉस थीटा है और इधर सेक थीटा है। तो कॉस को जब सेक में बदलो, कॉस है, कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आपस में चेंज हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि कॉस और साइन आपस में चेंज होते हैं। ऐसे ही सॉरी, कॉस और सेक चेंज हो जाते हैं। अच्छा आप बताओ कॉस थीटा, कॉस थीटा मैंने कितना बताया था आपको, कॉस थीटा इज इक्वल टू बताया था बी अपॉन एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू बताया था बी अपॉन एच। तो अपन सेक थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे 1 अपॉन में बी अपॉन एच। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एच अपॉन बी। सेक थीटा इज इक्वल टू अपने पास एच अपॉन बी, यानी कि इस हिसाब से अपन सेक थीटा निकाल सकते हैं। तो अब मैंने आपको सारे बता दिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो ये तो हो गया एक तरह से बेसिक पार्ट हो गया। अब मैं आपको इसमें टेबल बना देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यहाँ आप ऐसे याद रखो, ये थीटा टेबल याद रखो। थीटाज की जो टेबल होती है, वैसे तो थीटाज की टेबल मैक्सिमम स्टूडेंट को याद होती है क्योंकि 10th और 11th में इसका यूज होता है। तो 10th और 11th में आपको याद होगी, फिर भी मैं इसको थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो आपको इसको थीटा टेबल को कैसे बनाना है, तो इधर लिखना है आपको 0, इधर लिखा 0, इधर लिख दिया मैंने 1, 0 और 1 लिया। अब इनका मिडल पार्ट ढूंढना है, थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ, फिर मैंने ले लिया, यहाँ लिया 0, यहाँ लिया 1। इसका मिडल पार्ट लेना है कि 0 और 1 के बीच में कौन आता है, 1/2 आता है। और 1/2 और 0 के बीच में कौन आता है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि टेबल बनानी कैसे, जिसको बिल्कुल नहीं आती वो भी सीख जाएगा। 1/2 और 1 के बीच में आता है अपना 3/4, 3/4। ये एक तरह से आपको नंबर लिखना है, पहले 0 लिखना है, फिर उसके बाद में आपको 1 लिखना है। 1 और 0 के बीच में कौन है, 1/2 आता है, 1/2 और 0 के बीच में 1/4 आता है, और 1/2 और 1 के बीच में 3/4 आता है। अब इन सब में रूट लगा दो, आपको सब में आपको रूट लगा देना है। सब में रूट लगाओगे तो इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, ये 1/2 यानी 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, और 1/√2 है तो ये 1 में ऐसे √2 हो जाएगा, यानी कि 1 का रूट तो 1 हो जाएगा ऊपर का ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा √2, और इसमें आ जाएगा तो ये आ जाएगा √3/2, यानी कि 3 का रूट कितना होता है √3 और नीचे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि रूट का 1 आ जाएगा। फिर अपन यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, ये साइन थीटा की वैल्यूज है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा। ऊपर मैं डिग्रीज लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिग्री। डिग्री में मैंने यहाँ लिख दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको इस तरीके से लिखना है।
यानी कि ऊपर क्या लिख दो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 1 होता है। इन डिग्री को अपन रेडियन में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रेडियन। डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं रेडियन। रेडियन में 0 आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, π/3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा π/2। अच्छा, आपको लग रहा हो रेडियन कैसे बना, तो उसका भी थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो रेडियन कैसे बनाना है समझो। अगर अपने पास अपन जानते हैं पाई = होता है 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ोगे या अदर चीज पढ़ोगे तो वहाँ पाई = होता है 3.14। यहाँ फिर पाई = अपन क्या लिख सकते हैं 22/7 ये भी होता है। पर आपने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तो अपने को पाई कितना याद रखना है 180 डिग्री। अब अपने को इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि सपोज करो मुझे यहाँ 90 डिग्री लाना है, तो 90 डिग्री लाना है तो मैं क्या करूंगा पाई = 180 और इतने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो π/2 हो जाएगा और ये 180 में 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि अगर अपने को 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसकी जगह क्या लिख देंगे अपन π/2, ये जो मैंने लिखा π/2। ऐसे ही अगर मेरे को पाई = दे रखा है 180 और मुझे 30 डिग्री लाना है तो मैं क्या करूंगा इधर 6 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 180 में किससे डिवाइड करूंगी 30 आए तो मैं 6 से डिवाइड कर दिया। तो 6 से अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये π/6 जो होगा वो 30 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के। तो इस तरीके से अपन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करना आपने 11th क्लास में ये सब सीख रखा है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अपन, यहीं तक इतना अपने इससे 12th क्लास में इतने से काम हो जाएगा अपना। उसके बाद देखो cos थीटा, अगर आपको cos थीटा निकालना है तो ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लिखा है, इनको अपन घुमा देंगे, यानी कि 1 जो सबसे पीछे लिखा उसको 1 को सबसे आगे ले आओ, √3/2 को यहाँ ले आओ, यहाँ लिख देंगे 1/√2 सेम आएगा, इधर 1/2 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, ये cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इजी टेबल बन जाएगी। साइन थीटा को अगर अपन रिवर्स कर लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा cos थीटा। फिर अपन निकालना है tan थीटा। tan थीटा का मैंने आपको बता रखा है कि अगर tan थीटा निकाल रहे हैं आप, tan थीटा अगर निकाल रहे हैं तो tan थीटा पे अपन क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा ऐसा लिख सकते हैं tan में। tan थीटा पर अपन क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin में अगर cos से डिवाइड करूंगा तो tan आ जाएगा, यानी कि 0/1 करूंगा तो अपने पास 0 आ जाएगा। इनको भी आपको बता देता हूं, देखो इनको मैं हटा रहा हूं यहां से, इसको कैसे समझना वो भी समझो। देखो एक्स्ट्रा चीजें में एक्स्ट्रा जितने भी आएंगे, कुछ फॉर्मूला आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएंगे या कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं यहाँ साइड में लिखता रहूंगा एक्स्ट्रा में, जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है या आप नहीं जानते तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो इन चीजों को आप नोट करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। जितनी चीजें आएगी एक्स्ट्रा चीजें आएगी, कोई फॉर्मूला आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं साइड में लिख दूंगा। जैसे देखो, जैसे यहाँ देखो 0/1, एक लिखूंगा मैं 1/0, यहाँ एक होता है 1 की पावर 0। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इन 3 चीजों को। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे, फिर भी आपको इसको ध्यान रखना है कि जैसे ये दे रखा है अपने पास तो इनको कैसे लिखना है आपको। तो 1/0 जो होता है वो 0 होता है, सॉरी 0/1 होता है वो 0 होता है, 1/0 होता है इसको अपन इन्फिनिटी बोलते हैं, और 1 की पावर 0 होता है इसको 1 बोलते हैं। इन 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है 0/1, 0/1 करोगे तो 0 आएगा, 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, और 1 की पावर में तो आप किसी की पावर में 0 लगा दो 1 आएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ऐसे भी काम करेगा, आप कहोगे 1 की जगह अगर ऊपर 0/1 है उसकी जगह आप 5/1 ले लो, सॉरी यहाँ पे 0 ले लो। अगर आपने ऐसे लिया कि सर 0/5 आ गया तो भी अपने पास 0 ही आएगा, 0/1 में अगर 100 लिख दो तो भी 0 ही आएगा। इसको अपोजिट करो, यानी कि जहां जहां मैंने 1 लिया उन 1 की जगह आप 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लेंगे, रिजल्ट यही आएंगे सर। यहाँ पे इस 1 की जगह 1/1 में अगर 0 है, यहाँ 2/0 है, 100/0, 1,00,000/0 है, फिर भी अपने को इन्फिनिटी ही देगा वो। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये अपने को इसमें 10 में दिखना है, तो 10 में लिखूंगा मैं इसको 10 में। यहाँ पे मैं 1/2 और √3/2 है तो ये आ जाएगा अपने पास 1/√3। 1 में कितना आ जाएगा बच्चों √3, 1/√3। यहाँ 1/2 और 1/2 करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, 1/√2 और 1/√2 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 1।
यहाँ √3/2 और 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास √3, और 1/0 है तो ये हो जाएगा अपने पास इन्फिनिटी। 1/0 तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, वो अपन यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको टेबल ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये अपने काम आएगी। 12th क्लास में अपन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो वहां पे अपने ये यूज होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज अपने यूज हो जाएगी, बार बार इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने टेबल बता दी। हालांकि ये टेबल आपकी 11th क्लास की है, आप सबको आती है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, जिसको नहीं आती वो सीख लो। उसके बाद में इसमें देखो बेसिक चीजें अपन आगे की सीखते हैं। बेसिक चीजें आपको क्या ध्यान रखना है कि रेंज और डोमेन को ध्यान रखना है, रेंज और डोमेन, और एक मैं सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व कैसे करना है। देखो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करना सिखा रहा हूँ, फिर रेंज और डोमेन बताऊंगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखो जैसे अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में नॉर्मली ऐसे दे रखा होता है अपने साइन थीटा, बट अपने को ITF में देगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देगा, तो वो अपने को ऐसे लिख के देगा साइन इनवर्स थीटा, इस तरीके से लिख के देगा। इसको अपने को सोल्व कैसे करना है, तो आप ध्यान रखना है कि जब भी अपन किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सोल्व करेंगे तो उसको जब तक ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट नहीं करते तब तक अपना आंसर नहीं आएगा। तो अपन इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, तो ऐसे कैसे कन्वर्ट करना समझो कि ऐसे दे रखा है अपने को कि साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स ऐसे दे दिया कि साइन इनवर्स थीटा दे दिया, और मुझे इसको सोल्व करना है। तो आप इसको एज्यूम कर दो कि x है, आपको इसको एज्यूम कर लेना, मान लेना है कि ये क्या है x है। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो अपन एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। उसके बाद में अगर इस थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है तो इस साइन थीटा को, इस साइन इनवर्स को अपने को इधर भेजना पड़ेगा, और जैसे ही साइन इनवर्स इधर जाएगा वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि इधर इनवर्स है, यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो साइन उधर जाएगा एक्स में, और एक्स में जाएगा साइन, तो उसका इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स रिमूव हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखो, देखो जैसे आपको लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग एक और चीज देखो, जैसे मैंने लिखा 2 का इनवर्स, 2 की पावर में -1 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/2। यहाँ x की पावर में -1 है तो अपन लिख सकते हैं 1/x। बट ऐसा इसमें नहीं होता, इनवर्स में ऐसा नहीं होता, ये अपना ऐसे नहीं होगा। अगर आप इसको ऐसे लिख दो कि साइन इनवर्स x है, तो उसको अगर आप 1/sin x लिख दो तो ऐसा नहीं होता, ये ऐसे अपने को नहीं लिखना है। तो कैसे लिखना है इसको, ये अगर ऐसा दे रखा हो साइन x की पावर -1, उस केस में आप इसको 1/sin x लिख सकते हो, उस केस में आप 1/sin x लिख सकते हो। बट ऐसा इनवर्स दे रखा है, तो इनवर्स को सिंप्लीफाई करने का ये तरीका है, इनवर्स को सिंप्लीफाई करने का यही तरीका है कि यहाँ साइन इनवर्स थीटा लिख रहा है तो इधर x एज्यूम कर लो, जैसे ही साइन x में जाएगा साइन x हो जाएगा, और अपने को थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे साइन के जैसे कॉस दे रखा हो, जैसे अपने को ऐसे दे दिया कॉस इनवर्स x दे दिया, और इधर मैंने एज्यूम कर लिया थीटा। ये x और थीटा अपन एज्यूम करके ले रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि थीटा इधर आ गया या x इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a ले सकते हो, b ले सकते हो, x ले सकते हो, थीटा y कुछ भी ले सकते हो, ये अपन एज्यूम करके ले रहे हैं, अभी अपन समझ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस cos को मुझे इसमें थीटा में भेजना होगा, cos को थीटा में भेजूंगा तो cos का इनवर्स हट जाएगा, जैसे ही cos को मैं थीटा में भेजूंगा इसका इनवर्स हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, cos थीटा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा, यानी कि cos जैसे थीटा में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, इधर x रह जाएगा, x बच जाएगा, और इधर से थीटा निकल जाएगा। इस तरीके से ही अपने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट वैल्यू पूछेंगे, तो इस तरीके से अपने को सिंप्लीफाई करना है। तो उस सिंप्लीफिकेशन को मैं पहले बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, जैसे पर्सनली बच्चों को अपन पढ़ाते हैं वैसे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो इस तरीके से अपन इनवर्स को सोल्व करते हैं। अब इनवर्स में कुछ डोमेन और रेंज वाला पोर्शन बता देता हूँ, उसके बाद में अपन क्वेश्चन कैसे करना है वो बताऊंगा। तो देखो इसमें याद रखने वाली चीज एक टेबल है जिसको आपको याद रखना है, ऐसे याद रखो। देखो मैंने एक तो लिख देता हूँ फंक्शन, एक लिख देता हूं मैं डोमेन, और एक लिख देता हूं रेंज। रेंज का अपन दूसरा नाम लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू। क्या क्या ध्यान रखना है, एक फंक्शन, डोमेन और रेंज। रेंज के दो नाम है, रेंज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ बहुत सी जगह आपको RD शर्मा पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखा होगा मेन वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहाँ रेंज को लिखेगा मेन वैल्यू ब्रांच ऐसे लिखेगा, तो उन दोनों का मतलब सेम है। मेन वैल्यू ब्रांच कहे, प्रिंसिपल वैल्यू कहे या रेंज कहे, तीनों का मतलब सेम है। एक लिखा रहेगा डोमेन और फंक्शन। फंक्शन में जैसे मैंने लिख दिया कि आपको बताना है साइन इनवर्स,
ये साइन इनवर्स दे दिया फंक्शन में, साइन इनवर्स एक्स दे देगा, थीटा दे देगा, यहाँ साइन इनवर्स लिख देगा, तो इसका डोमेन होगा, वो डोमेन होता है -1 to 1। यानी कि साइन -1 to 1 का मतलब है कि साइन इनवर्स में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 और 1 के बीच में, यानी कि मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। ये ध्यान रखना आपको, 1 और -1 के मिडल में ही साइन की वैल्यू रहेगी। साइन के आगे मैं ग्राफ बताऊंगा। अभी अपन ये सीख रहे हैं, डोमेन सीख रहे हैं, रेंज सीखेंगे, इनके बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में ग्राफ बताऊंगा आपको कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे आपका आईटीएफ जो फंक्शन है, आईटीएफ जो है ये 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का इसका वेटेज है। आपके आईटीएफ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये 4 मार्क्स का वेटेज है। 4 मार्क्स में अपन क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/√2, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। एक ग्राफ का क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर फॉर्मूलाज यानी कि जो आपके आइडेंटिटीज है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइडेंटिटी लगा के उसको क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो 3 टाइप के, या तो सिंप्लीफिकेशन का आएगा, या डायरेक्ट वैल्यू का आएगा, या ग्राफ पूछ सकता है। तो तीनों चीजों को मैं 1 by 1 आपको सॉल्व कराऊंगा। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन वाले बताऊंगा, फिर आइडेंटिटी वाले, फिर लास्ट में ग्राफ वाले, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको अलग से मैं सोल्व कराऊंगा। तो अभी अपन को पहले इनकी रेंज और डोमेन समझ लो। अच्छा, डोमेन और रेंज होता क्या है, जैसे अपने साइन में ग्राफ पढ़ेंगे, तो साइन का जो ग्राफ होता है, साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है, साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा, और इधर भी ऐसे बनेगा, साइन का ग्राफ होता है। यानी कि साइन की जो मिनिमम वैल्यू यहाँ जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो 1 तक जाएगी, और इधर मिनिमम वैल्यू जो जाएगी साइन की -1। यानी कि साइन की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, यानी कि 1 और -1 के बीच में वेरी करेगी। यानी कि 1 से ऊपर तो ये नहीं जाएगी, इधर भी नहीं जाएगी, इधर भी नहीं जाएगी, ये ऐसे घूमता रहेगा इधर, ठीक है। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 1, और मिनिमम कितनी जा सकती है वो -1 तक जाएगी। तो अपने को ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, यानी कि साइन जो रहता है। अच्छा, ये डोमेन और रेंज में एक और चीज ध्यान रखनी है, अपन पढ़ रहे हैं ना, एक पढ़ते हैं अपन साइन थीटा, एक पढ़ते हैं अपन साइन इनवर्स थीटा, ये पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, यानी कि इनवर्स में डोमेन और रेंज चेंज हो जाते हैं। इनवर्स का मतलब अपोजिट होता है। तो जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा के केस में ये जो -1 से 1 है ये रेंज है। अगर आप साइन थीटा लोगे तो ये रेंज है, बट अगर साइन इनवर्स लोगे तो ये डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी जो रेंज होगी, जो रेंज होगी वो हो जाएगी -π/2 to π/2, -π/2 to π/2। यानी कि जो वैल्यू रखने पे आपको -1 से 1 दे रहा है। साइन में अगर π/2 रखोगे तो 1 देगा, और अगर -π/2 रखोगे तो -1 देगा। तो उस हिसाब से इनकी वैल्यू आती है, यानी कि रेंज और डोमेन। जब इनवर्स में करते हैं तो इतना ही ध्यान रखना आपको कि जब इनवर्स में लेते हैं तो रेंज और डोमेन चेंज हो जाते हैं, इनवर्स साइन थीटा के और साइन थीटा के। बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये -1 से 1 के बीच में ही वेरी करेगा, ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये जो 1 है ये साइन थीटा की वैल्यू है। अगर साइन में मैं π/2 रखता हूं तो साइन π/2 1 होता है, यानी कि साइन 90 1 होता है। अभी मैंने पीछे टेबल बनाई थी, टेबल में बताया था कि साइन में अगर π/2 रखते हैं तो 1 आता है। अच्छा, ध्यान रखना, टेबल जो बनाई थी मैंने साइन कॉस और टेन की बनाई थी, साइन कॉस और टेन। अगर आपको इससे आगे की टेबल चाहिए तो मैंने कन्वर्ट करना पहले सिखाया था कि अगर साइन थीटा दे रखा है, कोसेक थीटा दे रखा है, कोसेक की वैल्यू आप नहीं जानते हैं तो आप साइन की वैल्यू निकाल लो और कोसेक को किस में कन्वर्ट कर दो, साइन में, और साइन की वैल्यू रख दो। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आपको ज्यादा याद नहीं रखना, आपको लर्न कम करना है, क्योंकि बहुत सारा अगर आप बंडल इकट्ठा करोगे तो सब कुछ आप एग्जाम में याद नहीं रख सकते। तो आपको याद कम से कम याद करने वाली चीजें, जो लर्न करने वाली चीजें वो कम रख रहा हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से सॉल्व कर सको। बाकी मैं कन्वर्ट करना सिखा दूंगा, अगर जरूरत पड़ रही है तो उसको बनाना आना चाहिए। मैथ के स्टूडेंट की एक खासियत होनी चाहिए कि आपको रटना नहीं है, रट्टा मारोगे तो नहीं चल सकते। तो इसलिए आप कम से कम पोर्शन को रखो और आप कन्वर्ट करना सीखो। कोई भी चीज है तो बनाना सीखो उसको। जैसे ही बना लोगे तो आपको क्वेश्चन कैसा भी आए, क्योंकि पहले से तो अपने को पता नहीं क्वेश्चन क्या आएगा, तो उनको बनाना आना चाहिए आपको। तो इसको मैं हटा रहा हूं, ग्राफ को मैं अलग से दोबारा बताऊंगा, टेबल बना के ग्राफ में वैल्यू रख के फिर बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाना आपको। तो ग्राफ की चीजें अलग से फिर से सीखेंगे, अभी आपको ये ध्यान रखना है। तो इसकी इनवर्स जो रेंज होती है वो होती है -π/2 to π/2। याद ये रखना है कि अगर आपको डायरेक्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो आपको याद रखना है ये -1 to 1। और अगर आपसे पूछे रेंज ऑफ साइन इनवर्स, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉस इनवर्स का पूछा हुआ है कि कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन बताओ, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन बताओ, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क्स में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसमें एक क्वेश्चन इनवर्स का 100% आएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव आएगा, एक ऑप्शन टिक करना है आपको, कोई भी वैल्यू आएगी उसको आपको टिक करना है। तो ऐसी अगर वैल्यू पूछ दे
साइन या कॉस का डोमेन या रेंज पूछ ले तो आपको डायरेक्ट लर्न रखना है ताकि आप उसको वहां पे टिक कर सकते हो। अब देखो कॉस का बताता हूं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन तो वही होता है -1 to 1, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन भी सेम होता है -1 to 1 होता है, बट इसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है 0 to पाई। कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, 0 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है और पाई पे कॉस की वैल्यू -1 होती है, तो 0 to पाई। अपने को 0 और पाई के बीच में आंसर देना। अच्छा ये लिखवा क्यों रहा हूं, इसलिए लिखवा रहा हूं कि अभी अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने को इस रेंज के अंदर ही आंसर देना है, रेंज के बाहर नहीं जाना है। रेंज का मतलब होता है कि आपकी कितनी वो साइन या कॉस की आपकी लिमिट कितनी है वो जाना चाहिए। जैसे सपोज करो कि आप मार्केट गए और आपको आईफोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है आपको, तो आईफोन खरीदोगे तो आप आईफोन क्या कोई भी चीज खरीदने जा रहे हो, सपोज करो आप मार्केट में कुछ परचेज करने जा रहे हो तो दुकानदार आपको पूछता है कि आपको किस रेंज में चाहिए या किस लिमिट तक चाहिए, तो आप पूछोगे कि 50 to 60,000 या 50 to 70,000 ऐसे, यानी कि वो रेंज है। रेंज का मतलब है कि आपकी लोअर लिमिट या अपर लिमिट क्या है, किस चीज के बीच में आप कोई भी चीज परचेज करना चाह रहे हो तो उसकी रेंज क्या है, यानी कि किसके बीच में, तो उसको बोलते हैं रेंज, या प्रिंसिपल वैल्यू कहो या रेंज कहो। तो इनका आंसर निकालेंगे तब ये चीज काम आएगी कि अपने को रेंज के बीच में ही रहना है, रेंज से ना तो नीचे जाना है ना ऊपर जाना है। इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स की जो डोमेन होता है वो आर होता है, यानी कि रियल नंबर, यहाँ आर का मतलब रियल नंबर है, और जो इसका रेंज होती है वो होती है अपने पास -π/2 to π/2। ये ध्यान रखना है, ये कर्ली ब्रैकेट में आती है, ये क्लोज ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में। ब्रैकेट भी आपको यहाँ से बता देता हूँ, ब्रैकेट का थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। उससे पहले देखो यहाँ पे अपने साइन कॉस और टेन तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आए तो उनको कन्वर्ट कर दो, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं तो लर्न कर सकता हूं तो आप कॉसेक, कॉट, कोसेक और सेक की भी याद कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन तीन को याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा कि इन तीन वैल्यूज को आप याद रखते हैं और बाकी वालों को आप कन्वर्ट करना सिखा दूंगा। जैसे कोसेक थीटा या कॉट थीटा आ गया तो आपको उनको कन्वर्ट कैसे करना है तो उनसे मैं अपन इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको याद इतना ही रखना है। थोड़ा मैं ब्रैकेट के बारे में बता देता हूँ, तो ब्रैकेट्स को कैसे ध्यान रखना है समझो। ब्रैकेट में अपने को ऐसे ध्यान रखना है, जैसे अपने पास ब्रैकेट आ गए ऐसे और ऐसे हिसाब से ब्रैकेट दे रखा आपने को। इस ब्रैकेट में तीनों के मतलब क्या होते हैं समझो। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 6, यहाँ भी लिखा 2 6 और यहाँ पे लिख दिया 2,6 ऐसे लिख रखा है। तो इन तीनों के मतलब समझो कि ऐसे ब्रैकेट दे रखे हैं तो आपको बेसिक चीजें तो इसको ऐसे याद रखना है। ये 2 3 4 5 और 6 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 3 4 5 और 6 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 3 4 5 और 6 लिख दिया। तो ध्यान रखो इसमें जो ओपन ब्रैकेट होता है ये इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। क्लोज ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में तो ये सब सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, बट ओपन ब्रैकेट में ये कॉर्नर वाले नहीं आएंगे, 2 और 6 नहीं आएंगे, तो 20 वाले आएंगे 3 4 5। यानी कि ओपन ब्रैकेट में ध्यान रखना है कि कॉर्नर पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, और क्लोज ब्रैकेट में कॉर्नर पॉइंट भी इंक्लूड होंगे और मिडल वाले भी इंक्लूड होंगे, और कर्ली ब्रैकेट में आपको सिर्फ कॉर्नर पॉइंट ही इंक्लूड करना है, ये मिडल वाले नहीं आएंगे। इन तीनों ब्रैकेट का मतलब समझ में रखना है। कर्ली में कौन आएंगे, जो लिखा है बस वही आएगा, और इसमें जो लिखा है ओपन ब्रैकेट में, तो ओपन में आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉर्नर पॉइंट नहीं आएंगे, मिडल वाले आएंगे, और जो क्लोज ब्रैकेट है उसमें सब आएंगे। तो ये ब्रैकेट का बेसिक है, ये ध्यान रखना। ये आपके 12th के सिलेबस में नहीं है पर कहीं ना कहीं काम आते हैं, क्वेश्चन में काम आते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होगी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपने आज से 12th क्लास तक या 11th क्लास तक जो बेसिक पढ़ा है वो आपके क्वेश्चन में काम आएगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो इनमें ये ध्यान रखना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको सिखा रहा हूँ। देखो आइडेंटिटीज बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन का बेसिक बता देता हूँ। जैसे आपके सपोज करो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि साइन इनवर्स 1/√2 ऐसे दे दिया, और आपसे पूछेगा कि इसकी रेंज बताओ, आपसे पूछेगा रेंज बताओ, यहाँ आपको पूछ लेगा प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। रेंज बताओ या प्रिंसिपल वैल्यू बताओ दोनों सेम है, रेंज पूछे या प्रिंसिपल वैल्यू पूछे एक ही मतलब है। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा, तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे समझो। पहले आपको अज्यूम करना है, लेट अज्यूम कर दो कि साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू एक्स। आप ऐसे अज्यूम कर दो साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो साइन में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, पीछे टेबल में बताया मैंने। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन π/4, साइन π/4। साइन π/4 लिखोगे
साइन पाई बाई 4 इसको रेडियन में लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1/√2। यहाँ तो आप ऐसे डिग्री में लिख दो, रेडियन में लिख दो, पर एक चीज ध्यान रखना, अब आप 12th क्लास में 11th और 12th में जितने भी आंसर देते हैं अपन डिग्री में आंसर नहीं देते, रेडियन में देते हैं। तो ये आपको बेसिक सी चीज ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम आपको आंसर किस में देना है, रेडियन में देना है। रेडियन में ही अपने को आंसर देना है, डिग्री में नहीं देना है, क्योंकि अपने जो बुक है एनसीईआरटी बुक ले लो या आरडी शर्मा ले लो, सब जगह रेडियन में लिखे रहते हैं। तो अपन डिग्री में क्यों लिखे, अपन रेडियन में ही इसको आंसर देंगे। तो अगर आपको ऐसा लिख दिया मैंने साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू एक्स, आपने इसको अज्यूम कर दिया एक्स, ये एक्स गिवन नहीं था, हमने मान लिया एक्स, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि इनवर्स हटाना है तो क्या करते हैं, साइन को एक्स में भेज देते हैं, साइन को एक्स में भेज देते हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/√2 इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन को एक्स में भेजेगा तो 1/√2 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स के। फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2, इसको सीधा करके लिख दिया, साइन को पहले लिख दिया, √2 को बाद में लिख दिया। अब 1/√2 की वैल्यू मेरे को गिवन है, पहले से मैंने लिख रखी है, कितनी होती है साइन पाई बाई 4। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब अपन कंपेरिजन कर देंगे, एक्स का कंपेरिजन कर देंगे पाई बाई 4 से, तो कंपेरिजन करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, ये अपना आंसर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। इस तरीके से अपने को सोल्व करना है। अब अपने को देखना है कि साइन की जो रेंज होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो साइन की जो रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू, वो होती है -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। इसके मिडल में आंसर होना चाहिए अपना, तो इसी के बीच में ही है, ये 90 है, ये माइनस का 90 है और प्लस का 90 है, और ये कितना है, ये अपना है 45, ये 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री कहाँ होता है अपने पास, ये अपना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। तो 45 कहाँ होता है, 45 अपने यही होता है 90, -90 और +90 के मिडल में ही होता है। तो इस तरीके से अपने को आंसर देना है, इस तरीके से अपने को इनको सॉल्व करना है। तो ये ध्यान रखना है, इस कंडीशन में ये अपने पास जो रेंज दे रखी है या प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है वो काम आती है। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा कि अगर इस रेंज से बाहर चल गया, जैसे ये 90 -90 से +90 है, मान सपोज करो आपका 120 आ गया, 150 आ गया, आपका आंसर 180 आ गया, तो कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आगे सिखाऊंगा। इसमें देखो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो जैसे मैंने दे दिया ऐसे 10 में tan इनवर्स √3, और मैंने इससे पूछ लिया कि आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि रेंज पूछ दिया आपको, रेंज पूछ लिया आपको, किसकी रेंज बताओ, रेंज निकालनी है आपको। तो कैसे निकालोगे, tan इनवर्स में √3, तो आपको सबसे पहले इसको क्या करो, अज्यूम कर दो कि tan इनवर्स √3 को थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, x मान लो, tan इनवर्स √3 को थोड़ी देर के लिए x अज्यूम कर लो, x मान लिया। उसके बाद में यहाँ √3 तो इधर ही रहने दो और tan को x में भेज दो, तो ये हो जाएगा tan x। अब इसको आप सीधा करके लिख दो, tan x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, √3। अब अलग से आपको बता देता हूँ, देखो tan थीटा में 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और tan थीटा में 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और 60 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं अपन tan थीटा में, π/3। रेडियन में क्या लिख सकते हैं अपन, π/3, 60 डिग्री को, 30 को π/6 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास √3। अब अपन कंपैरिजन करेंगे, यहाँ √3 की जगह अपन ये वैल्यू रख देंगे, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे tan x इज इक्वल टू tan π/3, ठीक, ये आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू अपन कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से कंपैरिजन से x इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, π/3, x इज इक्वल टू π/3 आएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, रेंज है, रेंज ऑफ tan इनवर्स, रेंज ऑफ tan इनवर्स x कितनी होती है, -π/2 टू π/2, और -π/2 से π/2 के बीच में ही है ये आंसर, तो ये अपना आंसर सही है। अब आपको अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए, आपके पास ज्यादातर चांस ये है कि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वहां तो आपको डायरेक्ट टिक करना है कि tan इनवर्स में √3 की वैल्यू कितनी होती है, π/3 होती है। तो आपको जहां जहां π/3 A B C जिसमें ऑप्शन दिखे आपको टिक मारना है, ऑप्शन दिखे उसमें टिक कर लेना है, तो आपका आंसर सही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो इतना ही करना है, इतना कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। बट अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ जाए, यानी कि ये तो सब्जेक्टिव आएगा तो कम से कम 2 मार्क्स का आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे 1 मार्क्स में होते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर चांस 90% या 99% चांस है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा,
तो आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन टिक करना है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं। पर अगर सब्जेक्टिव आ जाए, यानी सब्जेक्टिव आए हुए हैं पहले इसलिए बता रहा हूँ, तो 2 मार्क्स में आएगा, तब आपको ये पूरा लिखना है, इतना लिखना है। साइड में ये वैल्यू रख दो, इसकी कोई जरूरी नहीं है कि साइड में आप रखते हो वैल्यू, बट ऐसे रखोगे तो गलती नहीं होती। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज अपन यहीं तक कवर करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, अच्छे से पूरा सिलेबस करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे टॉपिक्स को अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे। जैसे मैं ये बताऊंगा पर्सनली, जैसे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएंगे अपन। ये यूट्यूब पे अपन नए तरीके से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड का आपका जो एग्जाम है 9 मार्च को, उससे पहले अपन पूरा सिलेबस कवर करेंगे। बेसिक थ्योरीज, बेसिक अपने जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी और आरडी शर्मा को फॉलो करेंगे। मेरा 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितने भी जैसे किस प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं पेपर का एनालिसिस करता रहता हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पहले बोर्ड में आए हैं और इस बार आ सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है, आपको इसको फॉलो करना है, कंटिन्यू आपको क्लास देखनी है, तो आप अपन इसके इस तरीके से कवर करेंगे। ठीक, थैंक यू।